Assalamu alaikum to all of you here, sir. Today the lecture is 3 and topic is our kinematics. आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो है रेस्ट, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर, रैंडम, सर्कुलेटरी और थर्ड टाइप है रोटेटरी, वाइब्रेटरी, इसी तरह से स्केलर्स और वेक्टर्स। काइनेमेटिक्स जो है ये डील्स करती है कोई भी ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में है, वो मोशन में है, वो किस तरह मूव कर रहा है, किस तरह वो रेस्ट में, अगर रेस्ट में तो किस तरह रेस्ट में। काइनेमेटिक्स में ये हो गया। अब बात करते हैं हम रेस्ट की। ये जो टॉपिक्स थे ये आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं और इसी तरीके से पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये तमाम जो है कि हमने डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स को। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन या तो वो मूव कर रहा है और अगर वो रेस्ट में है और किस तरह रेस्ट में है, कौन सी चीज़ पर इफ़ेक्ट कर रही है, वो चीज़ हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम रेस्ट को डिस्कस करेंगे। रेस्ट एक ऑब्जेक्ट है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह पर सेम वैसे ही खड़ा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, रेस्ट। जैसे कि टेबल पर अगर बुक पड़ी हुई है, उसको कोई मूव नहीं करवा रहा जब तक कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा और वो बुक को मूव नहीं करवाएगा। तो इसका मतलब ये है कि टेबल पर बुक जो है वो पड़ी हुई है तो वो रेस्ट पोजीशन पर है। और इसी तरीके से जो मोशन है, चेंज इन पोजीशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ जाना, उसको क्या बोलते हैं, मोशन। जैसे कि एक बस है वो मूव कर रही है, उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मुजफ्फरगढ़ से बस अगर निकली है और वो मुल्तान जा रही है, तो मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान तक उसने मूव किया है, तो इसका क्या मतलब है कि उसकी पोजीशन में चेंजिंग आ गई है। तो इसी तरीके से फर्दर हम टाइप पढ़ रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, यानी कि एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी आप यहीं से वर्ड देख लें, ट्रांसलेटरी यानी कि ट्रांस मीन्स स्ट्रेट। आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। लीनियर मोशन में अगर हम डिस्कस करते हैं तो आगे देखिए, रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। लीनियर मोशन जो है वो बॉडी जो है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है उसको बोलेंगे लीनियर मोशन। इसी तरीके से अगर बॉडी जो है रैंडम मूव कर रही है, यानी कि गैस, अगर अब देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस के मालिक्यूल्स हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। इसी तरीके से सर्कुलर मोशन, अगर अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, यानी कि सर्कल में मूव कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। उसके बाद आ जाती है रोटेटरी मोशन। रोटेशन यानी कि बॉडी मूव्स कर रही है लेकिन रोटेटरी फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। जैसे कि अब साइकिल का व्हील है, यानी साइकिल का पहिया है, वो अब साइकिल का जो व्हील है ना वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। इसी तरीके से अब अगर आ जाता है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि अगर बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेशन फॉर्म में है ना, तो उसको क्या बोलेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि अगर फर्दर हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम है, ऑसिलेशन है, एक पेंडुलम है। अब पेंडुलम क्या है कि वो बिल्कुल अपने एक्सिस के इर्द वाइब्रेट कर रहा है। पेंडुलम आपने देखा होगा, चलो पेंडुलम नहीं, घर मतलब घर के अंदर एक स्टॉप एक वॉच होती है, क्लॉक वॉच जिसको हम बोलते हैं। अब वाल क्लॉक है अब घर में, तो क्या होता है कि जैसे वो एक चक्कर कंप्लीट होता है तो घंटा सा बज जाता है। इसका मतलब है कि वो अपने इर्द गिर्द क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, अपने इर्द गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्केलर की, कि किसी भी क्वांटिटी को हम डिस्कस करते हैं लेकिन उसकी हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। स्केलर यानी कि लेंथ, मैस, टाइम। इसमें जस्ट क्या हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड, टाइम की मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन वेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर हम मैग्नीट्यूड भी डिस्कस करेंगे और डायरेक्शन के। वेलोसिटी यानी कि एक बॉडी अगर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है तो वो देखो अब उसकी डायरेक्शन क्या, लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे। अब टाइम जो है, टाइम की डायरेक्शन, टाइम कभी लेफ्ट राइट मूव करता है, नहीं करता। टाइम की तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है,
लेकिन क्या है कि वेक्टर्स में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से पोजीशन, जब हम बात करते हैं पोजीशन की, तो द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस आर अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। के एक बॉडी है उसकी पोजीशन। अब फर्ज करें एग्जांपल, अब छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ये आसानी से बताना होगा कि बॉडी जो है, अगर आप घर से निकलें और स्कूल तक जा रहे हैं तो घर पे जो आपकी पोजीशन थी वो फर्स्ट थी और आप स्कूल गए वो आपकी सेकंड पोजीशन होगी। इसका मतलब है कि आपकी पोजीशन में चेंजिंग आ गई। घर से स्कूल तक जो आपने रास्ता चेंज किया उसको क्या बोला, पोजीशन। इसी तरीके से डिस्टेंस को जब हम डिस्कस करते हैं, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे कि अब देखें, घर से आप स्कूल तो गए, लेकिन घर से स्कूल जाते वक्त आपने डिफरेंट पाथ क्लियर किए, उसके बाद जाकर आप स्कूल पहुंचे, तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जैसे कि अब आप घर से स्कूल जा रहे हैं, घर से डायरेक्ट आप स्कूल जाते हैं, यानी कि दरमियान में से आप कोई और रास्ता नहीं लेते, सिर्फ एक छोटा सा रास्ता लेते हैं, शॉर्टकट रास्ता जिसको हम बोलते हैं। शॉर्टकट रास्ता आपने तय किया और आप स्कूल तक पहुंच गए, तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अपना जो डिस्टेंस है उसको कवर करना। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट भी क्या आ जाता है, मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की, स्पीड हमें पता है कि क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम्स कॉल्ड द स्पीड। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर यूनिफॉर्म स्पीड भी हमने डिस्कस कर ली, यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि बॉडी जो है अपना रास्ता तब्दील करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। एक्सेलरेशन पे आ जाते हैं। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है, और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इफ अ बॉडी हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि अब देखो वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्सेलरेशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म स्पीड हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं रिटार्डेशन और डिसलरेशन की। नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है, जब अगर हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो होगी रिटार्डेशन। लेकिन अगर हम ओनली डिस्कस करते हैं चेंज इन टाइम इन एक्सेलरेशन, यानी कि जब हम टाइम को डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे कि डिसलरेशन, एक्सेलरेशन डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम इज नोन एज डिसलरेशन। जब टाइम का जिक्र आएगा तो डिसलरेशन, और जब नेगेटिव चेंज आएगा एक्सेलरेशन में तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन और डिसलरेशन में जस्ट यही फ़र्क है, ठीक है। और एक्सेलरेशन में अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम कहते हैं कि जी रिटार्डेशन बताओ, डिसलरेशन बताओ, तो हमें नहीं पता होता। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो है ये एक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन अगर रिटार्डेशन की अगर हम बात करते हैं, चेंज इन एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिसलरेशन। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ग्राफ डिस्कशन करनी है। जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जब हम डिस्कस करते हैं, इसके आगे फर्दर है व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कांस्टेंट का ग्राफ, वेरिएबल ग्राफ। अगर तो बॉडी है रेस्ट में, तो डिस्टेंस जो हमारा वर्टिकल पोजीशन पे आ रहा है वाई एक्सिस पे, और टाइम जो हमारा एक्स एक्सिस पे आ रहा है यानी अलोंग एक्स एक्सिस, तो इनके दरमियान में हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा जो कि टाइम के एक्सिस बनेगा, ठीक है, जब बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे होगी। लेकिन जब अगर कांस्टेंट ग्राफ है तो बॉडी मूव्स कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड से, तो उनमें ग्राफ क्या बनेगा हमारा, स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से अभी ग्राफ के आगे पिक्चर में आपको दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट कि बॉडी जब रेस्ट पर होती है तो किस तरह ग्राफ बनता है, जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है तब किस तरह ग्राफ होता है, ये बॉडी जब वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही होती है तो किस तरह ग्राफ होता है। वेरिएबल का मतलब ये है
कि बॉडी जो है 2 मीटर पर सेकंड से मूव करी, उसके बाद वो 4 मीटर पर सेकंड पर आ गई, फिर वो 8 पर आ गई, उसके बाद वो फिर 5 पर आ गई, यानी कोई मतलब कांस्टेंट स्पीड नहीं है, उसके अंदर चेंजिंग आ रही है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ भी हमारा ये डिस्कस कर रहा होता है कि बॉडी जो है अगर वो रेस्ट पर है तो किस तरह मूव कर रही है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो किस तरह मूव कर रही है। अच्छा जी, अब ये आपको ग्राफ दिखाने थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि बॉडी अगर तो वो है रेस्ट पोजीशन पर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट रेस्ट। तो इसमें आप देखो ऊपर वाली साइड पर, राइट साइड पर देखो एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ बन रहा है, यानी कि यहाँ पे 4 ग्राफ बन रहे हैं। तो आप देखो जो सी वाला ग्राफ है, यानी कि फर्स्ट राइट साइड पे जो सी वाला ग्राफ है हॉरिजॉन्टल बन रहा है, तो ये है बॉडी जब रेस्ट पोजीशन पर होती है। और जो बी ग्राफ है, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो ये देखो बी वाला लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट ग्राफ है, और नीचे वाले जो 2 ग्राफ हैं ये भी कांस्टेंट स्पीड वाले ग्राफ है। ये जस्ट आपको पिक्चर शो करने के लिए बताना था कि अगर बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है तो किस तरह ग्राफ बनेगा, या बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो किस तरह ग्राफ बनेगा। अगला है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेरिएबल ग्राफ। अब मैंने आपको बताया था कि एक आप 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, फिर आप 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, फिर आप 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, तो ये स्पीड। अब आप देख रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का टाइम जो है अलोंग एक्स एक्सिस है और डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस है, तो वेरिएबल ग्राफ बन रहा है, यानी कि कर्व आ रही है, कर्व आ रही है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, देखो अब रेड जो यहाँ पे कर्व बन रही है ये ऊपर की तरफ जा रही है। अगर इसके आप अलोंग एरो लगाओगे तो आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर इस कर्व को मैं बेंड कर दूंगी तो वो आप एरो लगाओगे तो एक्सेलरेशन नीचे आ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो कौन सा होगा, डिसलरेशन। लेकिन अगर नेगेटिव चेंज आ रहा है तो वो कौन सा होगा, रिटार्डेशन। लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम स्केलर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन तो वेक्टर है। तो हमने क्या करना है कि एक्सेलरेशन को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, मैं जस्ट आपको इसलिए बता रही थी ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि रिटार्डेशन और डिसलरेशन में आपस में क्या कंसेप्ट है। लेकिन अगर हम अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, यानी कि वेरिएबल ग्राफ की, तो वेरिएबल ग्राफ आपको ये बता रहा है कि आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, यानी कि कोई स्पीड ही नहीं है। एक हॉरिजॉन्टल होता है ना, पता चल रहा होता है कि कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर, बॉडी रेस्ट पर है। एक आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये वेरिएबल का ग्राफ है। अच्छा जी, अब हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो जी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने चले हैं आज। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर, तो अब देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो हम फाइनल वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी अगर हमारे पास 0 है तो फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए फार्मूला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन इन द फिगर। स्लोप ऑफ लाइन जो हमें एक्सेलरेशन बताती है, जैसे कि आपकी बुक में पेज नंबर 45 है, काइनेमेटिक्स यूनिट नंबर 2, उसके राइट साइड पर एक डायग्राम बनी हुई है 2.26 है, स्पीड टाइम ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब देखो स्पीड और टाइम, इन दोनों के दरमियान में जो ग्राफ है उनका जो एरिया है वो हमें क्या बता रहा है, डिस्टेंस। लेकिन वो जो स्लोप है वो क्या बता रही है, एक्सेलरेशन जो अंदर बढ़ रही है। अच्छा, अब ट्राइंगल और रेक्टेंगल, इनका फार्मूला ये है कि ट्राइंगल के अगर हमने एरिया फाइंड आउट करना है तो 1/2, ये फार्मूला अपने जहन में आप रख लें, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन अगर हमने जस्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है बेस मल्टीपल हाइट। ठीक हो गया।
ठीक है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जब हम डिस्कस करेंगे उसकी जो इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। इसका मतलब ये है कि हाइट भी आपके पास होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी बेशक जीरो आपके पास लेकिन टाइम होना चाहिए। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम डिस्कस करते हैं उसका फार्मूला है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। और कुछ आपके पास यूनिट्स हैं यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 47 में 9th क्लास की बुक काइनेमेटिक्स यूनिट नंबर 2। इसमें कुछ यूनिट्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। कन्वर्जन जिस तरह है मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आर में किस तरह चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़ है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये मैं आपको टॉपिक इसलिए डिटेल में बता रही हूँ ताकि आगे आपको मसला ना हो पढ़ने में। जैसे कि ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन, डज इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, डिसअपीयर। देखो मेरी बात सुनो, अगर तो बॉडी है ऊपर मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, यानी कि जी की वैल्यू माइनस में आएगी, यानी कि जी इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर बॉडी जो है वो नीचे मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब है जी की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगा लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन जो पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, गैलीलियो था वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज, यानी कि मैस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मैस के तो वो इंडिपेंडेंट है। ही ड्रॉ वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मैसेज फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ द पीसा। पीसा एक टावर का नेम है जो कि एक टेढ़ी बिल्डिंग, आप देख रहे हैं बिल्डिंग टेढ़ी है लेकिन वो गिर नहीं सकती, क्यों? क्योंकि वो मैस पे डिपेंड नहीं कर रही, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। अगला है ही फाउंड दैट ऑल ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। अच्छा, अब देखें पोल है और इक्वेटर है, ऑब्जेक्टिव है। इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, और पोल पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर बॉडी इज फॉलिंग डाउन फ्रीली, जी इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज़ फॉर बॉडीज मूविंग अप। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि बॉडी अगर ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो क्या है कि नेगेटिव आएगा, एक जी की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 9.8 अगर आप नहीं कर रहे तो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बॉडी नीचे मूव कर रही है तो उसकी जो यानी कि वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी, यानी कि प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर आप प्लस 9.8 भी नहीं करते तो आप जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कंसीडर कर सकते हैं। थैंक्स। अब जो है आपको बस इतना सा बताना है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, वो आप अपने बुक पर नोट डाउन कर लें। मैं स्टार्ट से बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे डिस्कशन तो सारी कर ली है, लेकिन आपसे ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ताकि आपके माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले तो वो आपसे पूछेगा कि आपने टाइप्स ऑफ मोशन बतानी है, यानी मोशन की कितनी टाइप्स हैं, तो आपने उसके नाम लिखने, और अगर वो आपसे डिटेल में पूछ लेता है तो आपने डिटेल में बता देना है। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है ट्रांसलेटरी मोशन और उसकी टाइप्स, तो आपने जस्ट ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी टाइप्स लिखनी है। इसी तरीके से जो मेन है ग्रुप बनते हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। एग्ज़ाम के लिए एक फ़र्स्ट टाइम होता है, एक सेकंड टाइम होता है, लेकिन इस चैप्टर में जो मेन क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और ये हर साल सेकंड टाइम आता है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपके ध्यान में होना चाहिए। लेकिन जो इस चैप्टर में आगे आ रहा है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, पेज नंबर 40 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। ग्राफ जो है वो आपको आने चाहिए कि बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो कौन सा ग्राफ बनेगा, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तब कौन सा ग्राफ बनेगा, या बॉडी अगर वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है
तो कौन सा ग्राफ बनेगा? ये ग्राफ जो है आपको आने चाहिए, क्योंकि ग्राफ जो है ये बताते हैं कि बच्चे की कैपेबिलिटी को, कि बच्चे ने किस तरह ग्राफ्स को समझा है। क्योंकि ग्राफ्स को समझना ये बात नहीं है कि आपकी 9th क्लास क्लियर हो गई है। ग्राफ से आप पता है क्या, जब यानी कि ज़ाहिर सी बात है बच्चे सारे अच्छे होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, तो आगे क्या होता है कि FSC में जब आप आते हो ना, तो आपको ग्राफ्स पढ़ने में मुश्किल नहीं होती। अगर आपका 9th में ही यानी कि शुरू बेस ही आपकी अच्छी बनी हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो, तो आगे आपको मसला नहीं होता। तो क्या होता है कि FSC में आपको ग्राफ्स अच्छे तरीके से समझ आ जाते हैं, क्योंकि आपने पीछे से अच्छे तरीके से पढ़े हुए होते हैं। तो जस्ट आपको ये बताना था। और दूसरी बात ये बतानी थी कि अगर बॉडी जो है ना कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और क्या है 2 मीटर से मूव कर रही है तो आगे 2 मीटर पे ही जाएगी। अच्छा, और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये अपने जहन में बिठा लें, ये हर साल बोर्ड में आता है और आगे भी आएगा। इस चैप्टर में से इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक है फर्स्ट काइंड ऑफ मोशन यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और एक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको तीनों दे देगा कि तीनों आपने करनी है, नहीं, वो आपसे ये भी कह सकता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो और साथ उसका ग्राफ बनाओ। वो आपसे ये भी कह सकता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और उसका ग्राफ, और वो आपसे ये भी कह सकता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन उसका ग्राफ बनाओ। लेकिन जो लास्ट वाला टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़। और इसके अलावा एक्सरसाइज है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज में से ही MCQs आती हैं। अगर आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से आती है, आपके MCQs क्लियर हैं। प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में से ही आते हैं, इससे आगे नहीं आते। आपको पीछे वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आगे की प्रॉब्लम्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। वो भी मैं आपको ना फर्दर जो प्रॉब्लम्स हैं वही इसी तरीके से लेक्चर में आपको ना सारे सॉल्व करके दे दूँगी, ताकि आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत ना पड़े, अच्छे तरीके से और अपने यानी कि जो आपका कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और बस यही था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम थर्ड चैप्टर क्लियर करेंगे, ठीक है।